गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हेयर इन महिला महाविद्यालय एंड इन इंग्लिश लिटरेचर क्लास। आप सब देख रहे हैं जैसा कि आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, लिटरेचर क्या होता है। चलिए इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ लिटरेचर क्या होता है। हिंदी में सबको पता है लिटरेचर मीन्स साहित्य। साहित्य अगर हम इसे संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से संधि विच्छेद करके देखें तो सा प्लस हित, अर्थात सा मीन्स सबका और हित मीन्स भलाई, अर्थात ऐसी रचना, ऐसी लिखित रचना और कोई भी कंपोजिशन जिसमें सबके हित की बात की गई हो, भलाई की बात की गई हो, सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, उसको हम साहित्य कहते हैं। अर्थात सब लोग अपने विचारों को किसी ना किसी माध्यम से व्यक्त करते हैं, अच्छे विचारों को व्यक्त करते हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उन विचारों से दूसरे भी सब सीख सकें। तो वो जो विचार होते हैं उनको हम संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं और फिर उसको हम साहित्य का नाम दे देते हैं। ये साहित्य कैसे बनता है? देखिए, लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी। ऐसा कहा जाता है कि लिटरेचर जो है वो समाज का साहित्य है। अर्थात व्हाट हैपन्स इन सोसाइटी, जो कुछ समाज में अच्छा बुरा जो भी कुछ घटित होता है वो हमारे साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब हमारा साहित्य है, लिखित रचना है, उसमें हमारा प्रतिबिंबित होता है, उसमें दिखाई देता है। वर्तमान का उदाहरण हम जैसे लें, इस वक्त हमारे समाज में एक महामारी व्याप्त है, कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है। तो इसके ऊपर भी जो बातें लिखी जाएंगी, इसके बचने के उपाय, इसको दूर करने के उपाय, इसमें हेल्प के लिए उपाय जो भी होंगे वो भी एक साहित्य बन सकता है। और साहित्य बेटा एक काफी विस्तृत सब्जेक्ट होता है। देखिए, पॉलिटिकल में हम सिर्फ राजनीतिक विज्ञान पढ़ लेंगे, राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। इको के बारे में हम सपोज कीजिए अर्थशास्त्र पढ़ लेंगे, इंग्लिश के बारे में केवल इंग्लिश पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ हम साहित्य की जब बात करते हैं तो बेटा इसमें सभी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। साहित्य में राजनीति भी आती है। जैसी समाज की राजनीति होगी, जैसा देश की राजनीति होगी, वैसा ही हमारा साहित्य तैयार होगा। तो किसी देश की, किसी समाज की, किसी राज्य की जैसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उसी के अनुकूल वहाँ का साहित्य तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेटे इंग्लिश लिटरेचर की, अंग्रेजी साहित्य की। तो हमें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले तो थोड़ा सा इंग्लिश उस समय का जब का हम साहित्य पढ़ेंगे, शेक्सपियर के इस टाइम का या मिल्टन के टाइम का, उस समय की हमें थोड़ी सी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सभी प्रकार की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। उसी प्रकार का वहाँ पर साहित्य तैयार हुआ। शेक्सपियर के समय जैसी स्थिति रही समाज की, वो उसने वैसा लिखा, उसमें सुधार के लिए कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी बाय द लिटरेचर।
और बाय कंपोजिशंस। तो लिटरेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की जैसी स्थिति होती है वहाँ का साहित्य वैसा ही तैयार होता है। हम हमारे कालिदास, संस्कृत साहित्य के कालिदास की बात करें, देखिए कालिदास जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उस समय प्राकृतिक अनपढ़ होने के बावजूद उसके बाद जब उन्हें ज्ञान आया तो आप देखिए कि जब उन्होंने अपने आस पास में आभास हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ, तो उन्होंने अपने आस पास के प्रकृति का चित्रण कर दिया। उनकी सभी रचनाएं जो हैं प्रकृति प्रधान हैं। आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, शाकुंतलम है, कुमार संभव है, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे। और आपको एक बात और बताऊं, कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इंडियन शेक्सपियर कालिदास है, और एक्चुअल में शेक्सपियर तो आपको पता ही है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के जनक भी कहे जाते हैं, और उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी रीजन है, क्यों, व्हाई इज ही कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे लिटरेचर की। तो उस समय कालिदास को जैसे ही ज्ञान आया, जैसे ही आभास हुआ, उसने अपने चारों तरफ प्रकृति का चित्रण देखा और उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी के ऊपर सारी रचनाएं, जो घटना हुई, सारा प्राकृतिक चित्रण के साथ उसने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के अंदर संग्रहित कर दिया। तो ये तो हुई हमारी इंग्लिश लिटरेचर की बात। अब इंग्लिश लिटरेचर में कोई अपने कविता के माध्यम से विचार व्यक्त करता है, कोई नाटक के माध्यम से करेगा, कोई पेंटिंग के माध्यम से करेगा, कोई स्टोरी के माध्यम से करता है, कोई प्रोज के माध्यम से करता है। अलग अलग शाखाएं दे दी, अलग अलग इसने ब्रांचेस कर दी। पोइट्री है, प्रोज है, स्टोरी है, ड्रामा है, फिर इन सब चीज़ों के भी डिवाइडेशन कर दिए गए। पोइट्री, हम सबसे पहले पोइट्री की बात करेंगे, क्योंकि आज हम पोइट्री ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पोइट्री की बात करेंगे। ये पोइट्री क्या होती है बेटा, लिटरेचर में जब हम आ गए तो अब हम बात करेंगे पोइट्री यानी कविता। सबको पता है, तो कविता के लिए मैं आपको बताऊं, एक सिंपल डेफिनेशन तो कह सकते हैं, पोइट्री इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन। ये तो एक संगीतमय रचना है इन सिंपल लैंग्वेज और समझने के लिए। बट सबसे ज़्यादा फेमस और उचित जो डेफिनेशन है उसको हमारे अंग्रेजी लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, प्रकृति के पुजारी हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसको हम मानते आए हैं और मान रहे हैं भी। उनके अनुसार पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अर्थात कविता क्या है, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये हमारी तीव्र भावनाओं का आवेग है। कविता जो है वो तीव्र भावनाओं का आवेग है, लेकिन भावनाएं कौन सी, जिनको कि हम एकांत में बैठकर चिंतन करके अपने मन मस्तिष्क में संचित करते हैं, उनको हम पोएट्री कहते हैं। ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं सिंपल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कोई नहीं, मीटर, फिगर ऑफ स्पीच, इनका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि अपनी भाषा को हम जितना ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे उतनी ज़्यादा लोग उसको पढ़ना भी पसंद करेंगे, खूबसूरत भाषा को। तो भाषा को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, लैंग्वेज को कैसे खूबसूरत बनाया जाए? तो लैंग्वेज को, अभी तक मैंने आपको पोएट्री की डेफिनेशन बताई, सबको समझ में आई होगी पोएट्री क्या है। अब अपन देखते हैं कि पोएट्री में और ज़्यादा हम खूबसूरती कैसे डाल सकते हैं। तो देखिए, हमने फिगर ऑफ स्पीच, जिनको हम अलंकार कहते हैं, अलंकारों का प्रयोग करके हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी कविता को थोड़ा और सुंदर, मनमोहक, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अत्यधिक प्रयोग हमें फिगर ऑफ स्पीच का नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ही कहते हैं। दोनों ही हमारे
पोएट हैं रोमांटिक एज के। चलिए, तो हमने अब तक पोएट्री की डेफिनेशन देखी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ पोएट्री जो है उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बात हम करेंगे सब्जेक्टिव पोएट्री और एक कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव पोएट्री। हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पोएट्री और दूसरी तरफ हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पोएट्री। देखिए, जब भी कोई पोएट कविता लिखता है तो वो यदि अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्र को वो इन्वॉल्व कर लेता है, तो वो होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। और यदि वो अपने आप को अलग रखता है, बिल्कुल तटस्थ रखता है, हाँ, अपने अनुभवों को तो वो देगा ही, अपने उन भावों को, अपने उन विचारों को तो वो प्रस्तुत करेगा ही जो कि उसने एकांत में महसूस किए हैं, उनको तो वो विचारों को व्यक्त करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें वो अपने आप को शामिल बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ अपने अनुभवों को वो उसमें डालेगा। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो कविता उसने लिखी है उसको हम ऑब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं। तो इस प्रकार हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोएट्री दो भागों में हम कविता को डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी है। ध्यान रखिएगा, हमने आज सिर्फ लिटरेचर को देखा है। और फिर बता दूं, अलंकारों का प्रयोग हम जिस प्रकार से, एक दोहा भी है, आभूषण बिन नारी तिमी अलंकार बिन राग, अर्थात जिस प्रकार आभूषण के बिना नारी का श्रृंगार अधूरा है, उसी प्रकार से भाषा को सुसज्जित करना अलंकार के बिना असंभव है। तो हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अलंकारों की बात करेंगे। अलंकारों को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है और फ्लावरी लैंग्वेज कहा जाता है। यदि अलंकारों से युक्त भाषा है तो उसको हम फ्लावरी लैंग्वेज कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको हम ऑर्नामेंटल लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि ये सुसज्जित हो जाती है अलंकारों के प्रयोग से। इस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोएट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये सब्जेक्टिव पोएट्री जो है इसको हम कैसे और चीज़ों में बांट सकते हैं, इनको हम और कई रूपों में दे सकते हैं, कई, जैसे लिरिक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे लिरिक कविता की है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।